Hello viewers, today with us is Pritha Jana. She is from West Bengal and she did her master in pharmacy from Jadavpur University and recently she cleared NET JRF. Actually, I think this is a big achievement because from pharmacy background, very rare people clear this exam. और प्रीथा ने कैसे एग्जाम क्लियर किया अब ये हम उसी से सुनते हैं। प्रीथा, आपका रैंक क्या आया है नेट जेआरएफ में? सर मेरा रैंक आया है, जनरल में हूँ मैं, तो मेरा रैंक आया है 132 और स्कोर क्या है? जेआरएफ का और स्कोर है 116.5। ओके, तो कट ऑफ कितना गया है इस बार? सर कट ऑफ तो लास्ट ईयर से परसेंटाइल में जाता है, तो परसेंटाइल में 98.78 कट ऑफ था। मतलब उसके पीछे भी था लेकिन उतना ही था, 98.78। सो प्रीथा की कितने क्वेश्चंस आते हैं सीएसई और नेट एग्जाम में? सर ग्रुप सी में आते हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन होते हैं 75, जिनमें से हम लोग को 25 अटेंड करना होता है, तो बहुत सारा ऑप्शंस होता है, बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस होता है। ग्रुप बी में होता है 50 क्वेश्चंस रहता है, हम लोगों को करना पड़ता है 35 क्वेश्चन। और ग्रुप ए में मतलब जो एप्टीट्यूड का पार्ट होता है उनमें शायद 35 क्वेश्चन होता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। और हम लोग को करना शायद होता है 20 क्वेश्चंस, क्योंकि हाँ शायद 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। ओके, सो इट वाज रिगार्डिंग एग्जाम। सो नाउ अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कितने सालों से प्रिपेयर कर रही हैं इस चीज के लिए? सर ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा 4 अगस्त को मास्टर्स का थीसिस का डिफेंस था। उसके बाद मैं मतलब ऑनेस्टली उसके बाद ही मैं पढ़ना चालू की। मतलब 7 अगस्त से मैं 2 दिन की छुट्टी ली थी, 4 अगस्त के बाद 5 और 6 अगस्त को, और उसके बाद मैं पढ़ना शुरू की 7 अगस्त से। तो ये लास्ट ईयर का आपने 5 मंथ अच्छे से प्रिपरेशन की? हाँ, और हाँ, पर ये था कि सर कि मैं इसके पहले गेट क्लियर कर चुकी थी, तो उसका मतलब नेट का एक पार्ट ऐसा होता है कि बहुत छोटा पार्ट है गेट का, लेकिन मेरा वो सिलेबस नया नहीं था, जो कि फार्मेसी स्टूडेंट के लिए होता है। मोस्टली फार्मेसी स्टूडेंट का यही होता है कि मतलब सिलेबस पूरा नया है। ओके, मैं यही पूछने वाला था कि फार्मेसी का सिलेबस नहीं आता इसमें? नहीं, एकदम ही नहीं, पूरा ही नया है, बिल्कुल डिफरेंट। और गेट के लिए आप प्रिपेयर कर रही थी पहले से, तो गेट के लिए कब से प्रिपेयर कर रही थी ऑलमोस्ट? मैं क्लियर की थी फरवरी 2021 में, और वो मैं प्रिपरेशन शुरू की थी, मतलब कोरोना के लिए लॉकडाउन भी था, तो मेरे को कॉलेज जाना नहीं पड़ रहा था उस टाइम पे, तो मैं शुरू की थी। मतलब मैं जब पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, उसके बाद मैं सोची कि देखते हैं कि क्या सिलेबस है इन दोनों एग्जाम का। तो क्योंकि मुझे तब सीनियर से पता चल रहा था कि हाँ नेट है तो आपको इंडिविजुअल फेलोशिप मिल सकता है, ऐसा वैसा, तो मैं सोची कि ठीक है। और गेट का थोड़ा सिलेबस छोटा है, ये भी मेरे को तभी पता चला था, तो मैं सोची कि पहले गेट के लिए प्रिपेयर करती, उसके बाद अगर गेट एक बार हो जाए क्लियर, उसके बाद मैं नेट के लिए सोचूंगी। तो वैसा कुछ प्लान नहीं था नेट का, तो वैसा ही 1 साल आपने मेहनत की इस चीज के लिए, और हार्डकोर मेहनत जो है वो 5 मंथ में। हाँ, 5 मंथ फॉर नेट, और गेट के लिए मैं 2 महीना। मैं गेट में थोड़ा मतलब सिलेबस छोटा होता है, तो मैं दिसंबर जनवरी पढ़ी थी और मेरा हो गया था, तो वैसा ही था। ओके, अच्छा, तो अब पर सिलेबस वही पॉइंट है कि सिलेबस नया नहीं था मेरे लिए। ओके, तो इसके लिए आपने सेल्फ स्टडी की या कहीं से कोचिंग ली, क्या, या यूट्यूब? नहीं सर, नहीं, गेट के लिए मैं सेल्फ स्टडी की थी, पर मैं नेट के लिए अनअकैडमी से ट्यूशन ली थी। मतलब उन लोग का होता है। तो या अनअकैडमी में कितने चार्ज लेते हैं इसके ट्यूशन फीस के? सर मुझे पड़ा था अराउंड 12 के मेरे को पड़ा था। हाँ, क्योंकि कुछ फार्मेसी के स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो भी अनअकैडमी से ले रहे हैं कोचिंग इसकी, और उन्होंने शायद एक एग्जाम भी दिया था, तो उनको डिस्काउंट भी मिला है कुछ उसके रिगार्ड। हाँ, अकेडमी से, या तो बट क्या कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फी पे नहीं कर पाते हैं? सेल्फ प्रिपरेशन सही है? मतलब सेल्फ प्रिपरेशन का बात ऐसा है ना सर कि सेल्फ प्रिपरेशन में आप 6 महीने में क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। पर अगर मुझे एक अटेम्प्ट मैं दे दी खुद से, उसके बाद अगर मेरे को क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपको सिलेबस पूरा पता चल जाता है, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन बन सकते हैं, और पीवाईक्यूज तो होते ही है नेट का,
तो वो सब अगर आप अच्छे से स्टडी करो तो 6 महीना में बहुत अगर ऐसा हो सकता है कि मतलब 6 महीने में भी क्लियर कर जाए लोग, लेकिन थोड़ा टफ होता है। फार्मेसी बैकग्राउंड में थोड़ा टफ होता है, लेकिन सेल्फ स्टडी में 1 ईयर में हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि माने वो अनअकैडमी का थोड़ा होता है, प्राइस थोड़ा हाइक जाता है, तो यस, ओके। क्योंकि मेरे काफ़ी एमएससी के फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने जस्ट वो एमएससी क्लियर कर पढ़ते थे और जब नेट का एग्ज़ाम होता था डायरेक्टली बैठते थे और क्लियर कर लेते थे वो नेट का एग्ज़ाम। हुँ। तो हुँ। मे बी वो बीएससी में भी वैसे ही पढ़ते हैं, एमएससी में भी अकॉर्डिंगली वैसा ही पढ़ते हैं। हाँ, हाँ। फार्मेसी के लिए बिल्कुल नया है। तो अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कितना टाइम देती थी इसकी स्टडी के लिए? कितने आवर्स ऑफ स्टडी? सर ऑनेस्टली मतलब मैं जो 5 महीना पढ़ी ना, मैं सारा दिन ही पढ़ती थी। सारा दिन? मतलब कोई हाँ, सारा दिन ही पढ़ती थी मैं। एकदम सच है कि मैं एकदम मैंने लंच के लिए और डिनर के लिए मैं मम्मी से मिलती थी और हाँ, बाकी टाइम क्लासेस चलता था और सेल्फ स्टडी। मतलब क्लासेस इनफ नहीं होता है जो भी, मतलब क्लासेस वो लोग पढ़ाते थे, उसके बाद वही चीज़ मतलब एकदम जिस दिन जो क्लास किया, वही चीज़ मैं खुद से पढ़ लेती थी। ओके, ओके, तो ओके। हाँ, मतलब उतना गैप मैं नहीं दी, मतलब 5 महीना पर पूरा 5 महीना मैं पढ़ी थी। तो ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव बुक सजेस्ट कर सकते हो जो मतलब लोग बच्चे देख रहे हैं इस सर हाँ, कॉम्पिटिटिव बुक्स मतलब पाथफाइंडर का एक बुक आता है, 7 बुक का एक सेट आता है बुक का। ओके, तो मैं क्या करती थी, मैं जो क्लासेस अनअकैडमी में पढ़ाते थे वो लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करके ही नोट्स बनाते हैं, ओह! ठीक है? तो स्टूडेंट के लिए ये एक पॉजिटिव साइड है कि आपको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा मतलब स्टैंडर्ड बुक्स में, क्योंकि एमएससी का क्या होता है कि वो लोग स्टैंडर्ड बुक्स कोई भी स्पेशलाइजेशन से हो, वो लोग थोड़ा-सा पढ़ के आते हैं, लेकिन हम लोग का वो नहीं होता। मतलब मैं खाली बायोकेमिस्ट्री का लेलिंजर पढ़ी थी और कोई स्टैंडर्ड बुक मैं फॉलो नहीं की थी बी-फार्म या एम-फार्म में। तो ओके, ऐसा था कि बायोकेमिस्ट्री का एक यूनिट वो मैं स्टैंडर्ड बुक से ऑलरेडी मतलब थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ती थी। हुँ, लेकिन और कोई यूनिट के लिए मैं कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं की। मैं पाथफाइंडर का एक बुक आता है, ओके, जब भी जो भी क्लास होता था, उसका मतलब उसी से वही पार्ट पढ़ लेती थी। पढ़ ले। तो आज मेरे पास एक स्टूडेंट आया, वो अभी जस्ट उनका फार्मेसी कंप्लीट है और कुछ ही 2-3 महीनों बाद नेट का एग्ज़ाम है। तो हुँ। मतलब वो कह रहा था कि एक बार आपसे पूछे कि ये जो 3-4 मंथ्स है, इस पे किस टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस करें? क्योंकि कहता है कि उसमें 13-14 टॉपिक हैं। किसी-किसी टॉपिक हाँ। किसी ने 50-50 क्लासेस ली हुई हैं, 15 क्लासेस ली हुई हैं। हुँ, तो हुँ, किस हुँ। पार्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? इस पार्ट पे तो मतलब नेट में 13 यूनिट होते हैं, 13 यूनिट्स आर देयर। तो मैं बोलना चाहूँगी कि यूनिट नंबर 1 जो बायोमोलेक्यूल्स का है, यूनिट नंबर 2 जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का है, मतलब सेल बायोलॉजी का यूनिट है, ओके, फंडामेंटल्स जो डीएनए, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब का है, और यूनिट नंबर 4 जो सेल सिग्नलिंग का है, मतलब सारा सिग्नलिंग का पाथवेज़ जो है। तो ओके, ये 4 यूनिट और 13 और 12 मतलब 12 नंबर यूनिट एप्लीकेशन का ऊपर है और 13 यूनिट है मेथड्स ऑफ बायोलॉजी का। तो ये 6 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो एक चांस हो सकता है। अगर मतलब जनरल के लिए बोला जाता है कि 10 या 11 यूनिट्स अगर प्रिपेयर करके जाओगे तो सेफ हो आप। हो तो जाए। अगर अभी के लिए जो टाइम है 2-3 महीना ही है शायद, तो वो 2-3 महीना में मैं सजेस्ट करूँगी ये 6 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। हो तो हो सकता है हो कि तो आपको मीन्स ये चीज़ इमीडिएटली समझ आ जाती थी? क्योंकि एक फार्मेसी बैकग्राउंड, एक बायोलॉजिकल साइंस बैकग्राउंड। सडनली यू स्टार्टेड प्रिपेयर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बैकग्राउंड। तो हाँ, कॉन्सेप्ट हाँ। समझ आ जाते थे उस समय, इनको पढ़ते-पढ़ते? कॉन्सेप्ट तो सर जब क्लासेस होता था मैं एक बात बोलना चाहूँगी, अनअकैडमी में जो लोग पढ़ते हैं ना, वो लोग बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन आपको अटेंटिव होना पड़ेगा और उसके ऊपर देना पड़ेगा टाइम, क्योंकि नेट ना टाइम माँगता है, मतलब बहुत टाइम देना पड़ता है। और स्पेशली मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे यूनिट्स ऐसे भी थे मेरे लिए कि नया, बिल्कुल ही नया, जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी मैं कभी नहीं पढ़ी थी, यस, और प्लांट बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी भी मेरे लिए नया ही था। जो भी कॉन्सेप्ट था पूरा ही नया था और बहुत सारे जीन्स के नाम होते हैं। तो वो है कि मतलब याद भी रखना है और मतलब नया कॉन्सेप्ट भी समझना है। बहुत सारा वो होता है, नेट में बहुत मतलब हो जाए। वो होता है, तो इसीलिए टाइम देना पड़ेगा। हुँ, हुँ। नया चीज़ बहुत होगा फार्मेसी के लिए, तो इसीलिए टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ एग्ज़ाम डे के ऊपर कि आपने सेक्शन ए में से और बी और सी में से क्या सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती होगी, राइट? हाँ, हाँ। और क्या जब आपने हाँ। पेपर देखा आफ्टर प्रिपरेशन आपको लगा कि यस मुझे आता है ये?
मैं कर सकती हूँ। हाँ, तो जब मैं क्वेश्चन पेपर देखी मतलब जब मैं स्टार्ट की एग्ज़ाम मेरा, तो मैं ग्रुप सी से स्टार्ट की और ओके, मैं मतलब यही बोलना चाहूँगी कि जब भी कोई देना चाह रहा है एग्ज़ाम तो ग्रुप सी से ही स्टार्ट करे क्योंकि वही मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सही ठीक है? मतलब ग्रुप सी के ऊपर क्योंकि 100 मार्क्स आउट ऑफ 200 100 मार्क्स ग्रुप सी से ही आता है। ओके, तो मैं बोलूँ और ऐसा है कि 75 क्वेश्चन्स हैं, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो हुँ, आपको वही होगा कि टाइम नहीं मिलता अगर लास्ट में कोई ग्रुप सी करेगा तो उसको टाइम नहीं मिलेगा सारा क्वेश्चन देखने का। तो इसीलिए गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं ग्रुप सी से स्टार्ट की थी और ग्रुप सी से मैं 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन ही की थी, ओके, सारा क्वेश्चन की थी। ओके, पर मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मतलब नेगेटिव मार्किंग का वो होता है, मैं बहुत श्योर थी, पर उसके ऊपर भी मेरा 3 गलत हो चुका था। 22 क्वेश्चन्स सही हुआ था और 3 क्वेश्चन गलत हो चुका था। ओके, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि मतलब आउट ऑफ 25 ही कर दूँ। लेकिन जितना श्योर हो उतना करना मतलब करके आना है। ओके, उसके बाद मैं ग्रुप बी में की थी शायद 23 मतलब करना होता था 35 पर मैं बहुत कम की थी। 23 क्वेश्चन की थी और मेरा ग्रुप बी में मतलब अच्छा नहीं गया था, स्कोर अच्छा नहीं गया था क्योंकि मेरा 10 क्वेश्चन गलत हो चुका था। तो मतलब 5 गलत मतलब 5 मार्क्स नेगेटिव हुआ था और 13 क्वेश्चन ठीक हुआ था। ओके, ओके, हाँ, और ग्रुप ए में मैं की थी टोटल 9 क्वेश्चन और 9 में से आउट ऑफ 9 6 क्वेश्चन वर राइट और 3 क्वेश्चन गलत हो चुका था। ओके। तो हुँ। आफ्टर फर्स्ट एग्ज़ाम आपको लग रहा था कि हो जाएगा मतलब इतने मैंने गलत भी किए हैं, वो किए हैं? हाँ, मतलब मेरे को ये था कि मैं ग्रुप सी बहुत अच्छे से प्रिपेयर की थी और ग्रुप सी मेरा अच्छा भी गया था। तो मैं थोड़ा डाउट में थी कि ग्रुप बी का थोड़ा-सा वो हो सकता है बी का कैसा गया थोड़ा क्वेश्चन का जो मतलब स्टाइल था वो और एक इस बार का प्रॉब्लम हुआ था कि हिंदी और इंग्लिश एक साथ आया था। तो मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा था एग्ज़ाम देने के टाइम पे। तो मतलब मैं थोड़ा श्योर नहीं थी वो बी को लेके पर सी का मेरा बहुत अच्छा गया था तो मेरे को लग रहा था कि हो सकता है कि मतलब जस्ट भी निकल जाए लेकिन हो जाएगा। ओके, तो आप मुझे बताओ जब जस्ट आंसर की निकलती है, तो आपके कितने मार्क्स बन गए थे हाँ, उसमें? मेरा यही मार्क्स बन रहा था 116.5 यही आया था मार्क्स। 116.5 तो एग्ज़ैक्टली आपने यस, जो आंसर की से देखा और वही निकला, ओके। वही हाँ, हाँ। और फाइनली क्या इस मार्क्स पे आपको उम्मीद थी कि हो जाएगा या क्या? एक्चुअली क्या है कि मतलब मेरे को एग्ज़ैक्ट साल याद नहीं है पर शायद 2015 में एक बार, खाली एक बार लास्ट 10 ईयर में कट ऑफ गया था जनरल के लिए 118 18 ओके, और बाकी हमेशा ही 116 के नीचे आता था। तो वही था कि शायद हो जाएगा कि इस बार अगर 118 का आस-पास हो जाए तो नहीं होगा लेकिन 116 के नीचे ही आता है हमेशा। मतलब ओ कट ऑफ हमेशा ही वो नीचे ही आता है। ओके। तो एज़ ए समरी मैं कहना चाहूँगा मीन्स जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और टारगेट रख रहे हैं 5-6 मंथ के लिए, अनअकैडमी जॉइन कर लें अगर वो फार्मेसी बैकग्राउंड से है या कोई और हाँ, कोचिंग सेंटर जिनको मतलब एक्सपीरियंस हो कि वो आप हाँ। जल्दी से मतलब वो किसी से गाइडेंस क्योंकि ना वो ही होता है कि फार्मेसी स्टूडेंट को गाइडेंस उतना नहीं मिलता है, ये बायोलॉजी मतलब लाइफ साइंस के लिए। तो लाइफ एक आउटसाइड मतलब एक गाइडेंस का ज़रूरत होगा। मेरे ख्याल से होना चाहिए एक गाइडेंस। तो उसके ऊपर आप सेल्फ स्टडी करो तो इनफ है। और यहाँ पे मैं व्यूअर्स को एक और बात बताना चाहूँगा कि जो प्रीता है वो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है। इवन जो मैं मेरे पास स्टूडेंट आते हैं वो भी केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आते हैं। तो दे ऑल प्रेफर टू गिव एग्ज़ाम इन लाइफ साइंसेस कंपेयर टू केमिकल साइंसेस तो फार्मेसी के स्टूडेंट्स को हमेशा प्रेफर करना चाहिए लाइफ साइंस में ही एग्ज़ाम दें। क्योंकि आई नो फार्मेसी के स्टूडेंट की जो केमिस्ट्री होती है वो टोटली वीक होती है। वो उस लेवल की डू यू एग्री विद मी हाँ, दिस? क्योंकि हम लोग 5 साल से वो केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब वही होता है कि जो केमिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं या फिर केमिकल इंजीनियरिंग वाले वो लोग तो मतलब 5 साल से उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का तो एक सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री। अ, तो हम लोग तो लाइफ साइंस बेस्ड ही है, तो वो मेरे को लगेगा कि मतलब मेरे से अगर पूछा जाए तो मैं बोलूँगी कि लाइफ साइंस राइट, प्रेफ़र करना सही होगा। यस बिकॉज़ केमिस्ट्री वाले रियली वो 3 ईयर बीएससी में देन अगेन 2 ईयर एमएससी में वो पूरा केमिस्ट्री को ही देते हैं। और हम स्टार्टिंग हुँ, ईयर में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कभी एग्ज़ैक्टली। एनालिटिकल पढ़ ली, कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, तो वो बनता नहीं है केमिस्ट्री में हमारे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। अच्छा अब फाइनली आप कुछ एडवाइस देना चाहती हो स्टूडेंट्स को?
जो प्रिपेयर कर रहे हैं? सर एडवाइस मतलब एक तो मैं बोलना चाहूँगी कि एक गाइडेंस होना चाहिए बाहर का। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी कि जब कोई प्रिपरेशन अगर 6 महीना का टारगेट लेके कोई कर रहा है, या तो हो सकता है कि 1 साल का टारगेट या फिर 6 महीना का। अगर 6 महीना का है तो थोड़ा जल्दी-जल्दी भागना पड़ेगा कि ओके, हो गया यूनिट खत्म तो दूसरा यूनिट का और रिविज़न का भी बात होता है। और तीसरा मैं बोलना चाहूँगी कि रेगुलर बेसिस पे पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए। क्योंकि 6 महीना का टारगेट है तो बहुत सारा क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब टाइम नहीं मिलेगा, सिलेबस भी खत्म करो उसके बाद मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व करो तो पीवाईक्यूज़ मतलब देख के जाना ही जाना है। क्योंकि पीवाईक्यूज़ से हम लोग को वो आइडिया मिलता है कि ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था। क्योंकि टॉपिक बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब पता है हम लोग को, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे भी मोल्ड करके पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ के लिए पीवाईक्यू से को मतलब लास्ट 10 इयर्स का पीवाईक्यूज़ को गो थ्रू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहूँगी। ओके। सो प्रीथा, जब मैं एग्ज़ाम देता था तो हमारा एक स्टार्टिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और उसके 1 या 2 घंटे के बाद हमें रिटन एग्ज़ाम होता था हमारा। तो ये आपका जो अच्छा। एपीसी सेक्शन है, ये सारा एमसीक्यू बेस्ड है? हाँ, हाँ, सारा। Okay, okay. Yeah. So thank you, Pritha, for giving this wonderful knowledge to your juniors and people who are applying for CSIR NET examination. And thank you for this video. Okay. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Here, Pritha.